नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज 24 अप्रैल है और आप जानते हैं 24 अप्रैल भारत की न्यायिक व्यवस्था के लिए, भारत की राज्य व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। 24 अप्रैल का क्या महत्व है, उस विषय पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों को बहुत सारा नमस्कार, ढेरों नमस्कार। और मैं मानकर चल रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर जो लॉकडाउन किया गया है उसकी हम सब लोग पालना बखूबी कर रहे होंगे। 24 अप्रैल 1973, आज ये विषय, जिस विषय को हमने चुना है वो बहुत ज़्यादा तकनीकी है और बहुत ढंग से सुनने पर ही मुझे लगता है कि ये बात समझ में आएगी। इसलिए मैं अपने वॉल्यूम को भी धीमे कर लेता हूँ, अपनी स्पीड को भी धीमे कर लेता हूँ। तो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं सोच रहा हूँ कि आपके जितने भी जो प्रश्न हैं मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं मुझे, मैं स्क्रीन पर आपके सारे प्रश्नों को भी देखूंगा, अपनी बात को भी रखूंगा और आपके सारे प्रश्नों की जवाब देने की भरसक कोशिश करूंगा। दोस्तों, जिस विषय पर हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं, पहले से कह दिया कि थोड़ा तकनीकी विषय है, इसलिए स्पीड और वॉल्यूम दोनों धीमे रखने हैं। 24 अप्रैल 3 वजह से चर्चा में है। 24 अप्रैल बहुत सारे मित्रों ने मुझे कहा कि आज पंचायत राज दिवस भी है। जी हाँ, है, उस पर भी बात करेंगे, पर आज नहीं करेंगे। 24 अप्रैल 1973 को ही भारत के महानतम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का जन्म दिवस भी है और 24 अप्रैल 1973 को ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसा निर्णय दिया जिसने भारत की संपूर्ण राज व्यवस्था को बदल दिया। बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। सारे आप लोगों के प्रश्नों को जरूर देखेंगे और बस मैं केवल इतना चाह रहा हूं कि थोड़ा आप गंभीरता से इसमें जुड़े रहेंगे, तब ये जाकर बात आपको समझ में आएगी कि केशवानंद भारती वाला जो वाद है इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सबके मैसेज मुझे दिखाई दे रहे हैं। अरे बना छैलसा, नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया है एकदम। डूंगर जी बॉस भी देख रहे हैं, बुमाराम जी, सरिता जी, सबको बहुत सारा नमस्कार। अर्जुन जी पवार साहब, बस हम लोग टू द पॉइंट बात कर ले, मेरे हिसाब से सीधी बात करनी चाहिए। हाँ सुरेंद्र जी, वॉल्यूम और स्पीड दोनों सही है, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, केशवानंद भारती वाद को समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा संविधान लागू जब हुआ उस समय की स्थितियों पर। दोस्तों, जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी और देश में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास जमीन नहीं थी, जिनके पास भूमि नहीं थी। हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है सामाजिक न्याय होना चाहिए, हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है आर्थिक न्याय होना चाहिए, जबकि संविधान जब लागू हुआ उस समय तक हमारे देश में जमींदारी प्रथा थी। हमारी संविधान सभा में भी इस विषय को लेकर चर्चा हुई कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए कुछ कानून बनाया जाए, लेकिन इस विषय पर विस्तार से संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया जा सका। तो देश की आजादी के बाद जब संविधान लागू हुआ तो सरकारों ने भूमि सुधार कानून बनाने का निश्चय किया ताकि जो लोग भूमिहीन हैं उन लोगों को भूमि उपलब्ध करवाई जा सके। दोस्तों, पहली बात आप हमेशा ध्यान रखिए, भूमि जो है वो राज्य सूची का विषय है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस विषय पर कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है वो राज्य विधानमंडलों की है, संसद को नहीं है। जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और आप लोग जानते हैं कि राज्य के विधानमंडलों का, राज्य सरकारों का गठन तो अप्रैल मई 1952 तक हुआ। इवन हमारी खुद की भारत की जो संसद है वो मई 1952 में गठित हुई। तो ये जो 2 साल है, लगभग 2.25 साल, इन 2.25 साल की अवधि में कई सारी राज्य सरकारों ने ऐसे भूमि सुधार कानून बनाए जिसके तहत एक व्यक्ति के पास ज्यादा से ज्यादा कितनी भूमि हो सकती है उसकी लिमिटेशन तय की गई। दोस्तों, ये जो भूमि सुधार कानून बनाए गए उनको कोर्ट में चैलेंज किया गया। और कोर्ट में क्यों चैलेंज किया गया? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो मूल संविधान है उस मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, उसमें संपत्ति का अधिकार भी था। तो जिन लोगों की भूमि छीनी जा रही थी उन लोगों ने इसे कोर्ट में चैलेंज किया। और आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि कुछ उच्च न्यायालय ने भूमि सुधार कानून जो राज्य सरकारों ने बनाए उनको असंवैधानिक ठहराया। तो भारत सरकार के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई भूमि सुधार कानूनों को लागू करने की, और कोर्ट उनको असंवैधानिक ठहरा रहा था। तो ऐसी स्थिति में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने
इंटरिम जब पार्लियामेंट काम कर रही थी, जब अस्थायी संसद जब काम कर रही थी, तब ही संविधान में संशोधन किया, पहला संशोधन, और संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ दी, 9वीं अनुसूची। इस 9वीं अनुसूची के द्वारा यह प्रावधान किया कि कुछ कानून ऐसे होंगे जो भले ही संविधान के विपरीत हो, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दोस्तों, केशवानंद जो भारती वाला वाद अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको 9वीं अनुसूची का कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करना पड़ेगा। 9वीं अनुसूची में ऐसे कुछ कानूनों को शामिल किया गया और उस संदर्भ में सारे भूमि सुधार कानून उस समय जोड़े गए थे, जिनको आप न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते। केशवानंद भारती जो वाद है उसकी जड़ें यहां से प्रारंभ होती है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात दोस्तों, फिर धीरे धीरे 9वीं अनुसूची में 1 कानून, 2 कानून, 20 कानून, 50 कानून, आज लगभग 286 के करीब वहां पर कानून है। फिर क्या हुआ, एक ऐसा ही मामला पंजाब के संदर्भ में हुआ। पंजाब की सरकार ने 1953 में पंजाब भूमि सुधार कानून बनाया। उस कानून के तहत एक व्यक्ति के पास कितनी भूमि हो सकती है अधिक से अधिक, इसकी सीमा तय की गई। गोलकनाथ पंजाब के जालंधर के रहने वाले 2 भाई हैं, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ। इन दोनों भाइयों के पास लगभग 500 एकड़ जमीन थी। सरकार ने जो कानून बनाया, उस कानून के तहत आपके पास 30 या 40 एकड़ से ज्यादा जमीन हो नहीं सकती। तो आपके पास जो सरप्लस भूमि है, आपके पास जो एक्स्ट्रा जो भूमि है, वो भूमि आपको सरकार को सरेंडर करनी पड़ेगी, ताकि सरकार उस भूमि को लेकर जो भूमिहीन जो लोग हैं उनको वो जमीन उपलब्ध करवा सके। दोस्तों, पंजाब में ये जो 1953 में जो कानून बनाया गया, इस कानून के तहत गोलकनाथ भी चपेट में आ गए और गोलकनाथ की जमीन छीन ली गई। गोलकनाथ ने इसको पंजाब हाईकोर्ट यानी चंडीगढ़ हाईकोर्ट में चैलेंज किया, हार गए। तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ में वो सुप्रीम कोर्ट गए। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ द पंजाब 1967 के नाम से इस मामले को जानते हैं। दोस्तों, उस समय की सबसे बड़ी संविधान पीठ गोलकनाथ वाले मामले में गठित की गई। 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की गई। के सुब्बा राव उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने इस संविधान पीठ की अध्यक्षता की। 1967 में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ द पंजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और ये जजमेंट 6-5 से दिया गया। और आप लोग जानते हैं कि बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय होते हैं। 6-5 से ये निर्णय दिया गया। क्या निर्णय दिया? गोलकनाथ वाद में जो निर्णय दिया, उससे भारत की सरकार, उस समय की जो सरकार थी, वो हिल गई। गोलकनाथ वाद में निर्णय दिया गया और निर्णय यह दिया गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह मामला कई बार पूछा जा चुका है। गोलकनाथ वाद में यह निर्णय दिया गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। आप इस तरह से भूमि सुधार कानून बनाकर संविधान के तहत अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार दिया गया, आप उसको नहीं छीन सकते हैं। गोलकनाथ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया। सरकार, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका था। अनुच्छेद 368 के तहत सरकार की क्या लिमिटेशंस है, ये लिमिटेशंस तय कर दी गई। गोलकनाथ वाद में ये हुआ। दोस्तों, इसके बाद आते हैं हम उस विषय पर जो है केशवानंद भारती के नाम से जाना जाता है। केरल की सरकार ने केरल में भूमि सुधार कानून बनाए। केरल में जो भूमि सुधार कानून बनाए गए, उसकी चपेट में केशवानंद भारती आ गए। अब आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि ये केशवानंद भारती कौन है, तो मैं पहले से क्लियर कर लेता हूं। जिस तरह से हमारे उत्तर भारत में मंदिर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से दक्षिण भारत में मठ होते हैं। जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में मुख्य पंडित, मुख्य पुजारी होते हैं, ठीक उसी प्रकार से वहां मठों में मठाधीश होते हैं। केशवानंद भारती इडनीर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इडनीर केरल की एक जगह है, वहां इडनीर के मठाधीश है। केरल में जो भूमि सुधार कानून बनाए गए, उसकी चपेट में केशवानंद भारती भी आ गए। केशवानंद भारती ने कहा, यह तो गलत बात है, मेरा तो ये मठ है, मेरी तो कोई निजी संपत्ति तो है नहीं, मेरे पास कोई ऐसी भूमि भी नहीं है जिसको कि सरकार छीन सके, ये तो मठ की भूमि है। जैसे ही केरल के भूमि सुधार कानूनों की चपेट में केशवानंद भारती आए, केशवानंद भारती ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। बात है 1970 की।
1970 की। 1970 में केशवानंद भारती ने इस मामले को चैलेंज किया। क्यों चैलेंज किया? कि मेरा तो मठ है, मठ जो कि धार्मिक स्थान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार करने, उसका अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता देता है, जबकि अनुच्छेद 26 प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने, धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने की स्वतंत्रता देता है। केशवानंद भारती जी ने अनुच्छेद 25 और 26 को आधार बनाया और कहा कि यह धार्मिक स्थल है, इसे आप नहीं छीन सकते। राज्य धार्मिक स्थल की भूमि को नहीं छीन सकता। यह सब बात 1970 की है, केशवानंद भारती वाले मामले में। इसी बीच एक और पेच फंसा। क्या फंसा? केरल की सरकार ने भूमि सुधार कानूनों के संदर्भ में कुछ अमेंडमेंट करना चाहा। केरल में 2 अमेंडमेंट हुए भूमि सुधार कानूनों के अंतर्गत। 2 और कानून आए जो पहले से जो प्रचलित भूमि सुधार कानून था उसमें अमेंडमेंट करने के लिए। और पता है दोस्तों क्या हुआ? केरल सरकार ने भूमि सुधार के संदर्भ में जो 2 अमेंडमेंट किए, उन दोनों कानूनों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर करने के लिए, उन दोनों कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। वो कौन सा संशोधन हुआ उस पर अभी बात करेंगे। केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट में आ गए। गोलकनाथ वाला वाद यह कहता है कि आप मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते हैं। गोलकनाथ वाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उस जजमेंट का प्रभाव समाप्त करने के लिए संविधान संशोधनों की एक जड़ी लगा दी गई। आपने सुबह की पोस्ट भी अगर दोस्तों देखी है तो मैंने उसमें 24वां संविधान संशोधन, 25वां संशोधन, 26वां संशोधन, 29वां संशोधन का चर्चा की। मैं एक एक करके वापस बताना चाहता हूं। गोलकनाथ वाद में कहा कि आप मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते, तो इसका प्रभाव समाप्त करने के लिए 24वां संशोधन किया गया 1970 में। 24वें संशोधन करके अनुच्छेद 13 के अंतर्गत एक नई धारा जोड़ दी, 4। और अनुच्छेद 13 आप लोग जानते होंगे, विधि शब्द को परिभाषित करता है और जो विधि शब्द में आता है उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो सरकार ने क्या किया? 24वां संशोधन करके अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 13(4) नाम की धारा जोड़कर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो भी संविधान में संशोधन किए जाएंगे उसे विधि शब्द की परिभाषा से बाहर कर दिया। दोस्तों, विधि शब्द की परिभाषा से बाहर करने का मतलब है आप उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। देखिए, 24वां संविधान संशोधन, अगर आप मेरी बातों को ढंग से समझ पा रहे हैं तो इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक तरह से पर काट दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसकी लिमिटेशन तय कर दी गई कि आप सामान्य विधि को तो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया गया तो उसे विधि शब्द की परिभाषा में शामिल न होने के कारण उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रावधान कर दिया 24वें संशोधन के द्वारा गोलकनाथ वाले वाद में दिए गए प्रभाव को समाप्त करने के लिए। एक फिर देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को याद हो, इंदिरा जी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा जी अपने समाजवादी मॉडल पर काम कर रही थी। 1969 में इंदिरा जी की सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में जो बैंक काम कर रहे थे उन्हें सरकार ने अपने अधीन कर लिया। रुस्तम जी ने इसे कोर्ट में चैलेंज किया कि इस तरह से बैंकों का आप राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते, ये तो प्राइवेट संपत्ति है। रुस्तम जी, कवासी बनाम भारत संघ 1970 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण को रद्द कर दिया। बोला कि आप लोगों के मौलिक अधिकारों को इस तरह से नहीं छीन सकते। गोलकनाथ वाद में हमने निर्णय भी दिया था, हमने कहा कि आप मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकते। इसी आधार पर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण रद्द कर दिया। दोस्तों, रुस्तम जी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसका प्रभाव समाप्त करने के लिए 25वां संशोधन किया गया और 25वें संशोधन के द्वारा संविधान में 31C, सी कैपिटल है दोस्तों, ध्यान रखना, सी कैपिटल है, 31C नाम का अनुच्छेद जोड़कर यह प्रावधान कर दिया कि कुछ नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा सकती। दोस्तों, मुझे मालूम है ये कहानियां मैंने कई बार कही है, लेकिन पृष्ठभूमि बताने के लिए ये सब बताना आपको जरूरी है। आज आपके लिए बहुत विशेष चीज लेकर आया हूं जिस पर हम लोग थोड़ी देर बाद में बात करने वाले हैं।
ऐसी बात जो मेरे हिसाब से शायद बहुत सारे मित्रों ने, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं आप, तो शायद सुना होगा, लेकिन बहुत सारे मित्रों ने नहीं सुनी होगी, लेकिन मैं ये पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूं। फिर देखिए, इंदिरा जी की सरकार ने राजा महाराजाओं को जो प्रीवी पर्स और जो पेंशन की जो व्यवस्था कर रखी थी भारतीय संविधान के तहत, अनुच्छेद 362 के तहत, उसको समाप्त कर दिया। माधवराव सिंधिया, जिनके सुपुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में मिले, माधवराव सिंधिया ने इंदिरा जी की सरकार के द्वारा ये जो प्रीवी पर्स समाप्त किया राजा महाराजाओं का, इसे कोर्ट में चैलेंज किया। कोर्ट में चैलेंज किया तो फिर क्या हुआ? माधवराव सिंधिया वर्सेस भारत संघ 1970 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस समय की सरकार को एक और झटका दिया और कहा, आप इस तरह से प्रीवी पर्स और पेंशन राजा महाराजाओं की समाप्त नहीं कर सकते। माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 26वां संशोधन हुआ। तो 24वां, 25वां, 26वां संविधान संशोधन क्यों हुए, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। इसी बीच मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, केरल के कुछ भूमि सुधार जो कानून पहले से जो थे, उसमें कुछ संशोधन किया गया। केरल में भूमि सुधार कानूनों में जो संशोधन किया गया, वो कानून कई न्यायपालिका के दायरे में न आ जाए, उनको न्यायिक दायरे से बाहर करने के लिए दो कानूनों को जो केरल से संबंधित थे, उन दोनों कानूनों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर करने के लिए 29वां संशोधन किया गया। तो 24, 25, 26 और 29वां संविधान संशोधन क्यों किया गया, इस विषय पर मैंने बात की। दोस्तों, केशवानंद भारती वाला वाद पहले से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। अब 24वां संशोधन भी, 25वां संशोधन भी और 29वां संविधान संशोधन को भी केशवानंद भारती वाले वाद से जोड़ दिया गया। कौन करे केशवानंद भारती मामले में, केशवानंद भारती का पक्ष कौन रखे, कौन उनकी पैरवी करे? आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा नानी पालकीवाला का नाम, जो देश के सुप्रीम कोर्ट में देश के बहुत बड़े वकील के रूप में जाने गए, वी द नेशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी, बहुत बड़े विधि वेता के रूप में जाने जाते हैं। नानी पालकीवाला आगे आए केशवानंद भारती का पक्ष रखने के लिए। और रोचक बात यह है कि जब तक वो केस लड़े, तब तक केशवानंद भारती और नानी पालकीवाला प्रत्यक्ष रूप से कभी मिले भी नहीं थे, लेकिन केशवानंद भारती का पक्ष रखने के लिए नानी पालकीवाला आगे आए। लगभग 68 दिन तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। चूंकि इस मामले में 24वां संशोधन, 25वां संशोधन, गोलकनाथवाद, 29वां संशोधन सबको चैलेंज किया गया था, तो गोलकनाथवाद में जब 11 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया, तो ऑब्वियसली दोस्तों इस बार बड़ी पीठ का ही गठन अपेक्षित था। केशवानंद भारती वाले मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ बनी। दोस्तों, आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं। मैं जिस समय की बात कर रहा हूं, उस समय सुप्रीम कोर्ट में केवल 16 न्यायाधीश थे। 16 में से 13 न्यायाधीश लगातार 68 दिन तक एक ही विषय पर बात करते रहे, और उसका नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 13 न्यायाधीशों की इस बेंच ने, संविधान पीठ ने पूरा का पूरा भारत का संविधान स्कैन कर दिया। मतलब अनुच्छेद 1 से लगाकर 395 तक उन्होंने पढ़ा कि संविधान कहना क्या चाहता है। और दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, ना केवल अनुच्छेद 1 पढ़ा, बल्कि प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को भी पढ़ा कि प्रस्तावना क्या कहना चाहती है। एक एक संविधान के शब्द का स्कैन किया गया, ऐसा लग रहा था जैसे स्कैनर लगा दिया गया। और 24 अप्रैल 1973 यानी आज से ठीक 47 वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने 13 न्यायाधीशों की बेंच ने निर्णय दिया, 7-6 से निर्णय दिया गया। अब दोस्तों, मैं आपको एक रोचक बात बताना चाह रहा हूं। नानी पालकीवाला ने इस मामले में केशवानंद भारती का पक्ष रखा, ऐसा मैंने कहा। दोस्तों, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि नानी पालकीवाला ने जब केशवानंद भारती का जब पक्ष रख रहे थे, तब उन्होंने कोई खास जजमेंट का रेफरेंस नहीं दिया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो मामले में ऐसा हुआ था, इस मामले में ऐसा हुआ। वो एक नया सिद्धांत लेकर आए, और वो क्या सिद्धांत है? वो सिद्धांत है आधारभूत संरचना का सिद्धांत। नानी पालकीवाला एक विद्वान है, एक विद्वान का आर्टिकल लेकर आए, एक लेख लेकर आए। कौन विद्वान है, अभी बात करेंगे। उस विद्वान का आर्टिकल लेकर आए कोर्ट के अंदर, और उस आर्टिकल को उन्होंने बार बार कोट किया।
उन्होंने कहा साहब ये जो फला जो विद्वान है, ये फला विद्वान जो है वो ये बात कह रहे हैं। वो फला विद्वान कौन है और कौन सी बात कह रहे हैं, उसी पर मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कुछ रोचक तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। जर्मनी आधारभूत संरचना का ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत की जड़ें कहां हैं, इस विषय पर आज अपने को बात करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी जड़ें जर्मनी में है। जर्मनी में कैसे हैं? हिटलर भी इसमें आएगा। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब हो रहा होगा कि एडॉल्फ हिटलर भी इसमें आएगा। जर्मनी के हिडलबर्ग एक विश्वविद्यालय, एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक प्रोफेसर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नाम है डाइटरिच कनराड, CONRAD, डाइटरिच कनराड, हिडलबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी, वहां के ये प्रोफेसर थे, अब उनका निधन हो गया। इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर, जो आधारभूत जो संरचना है, उसका सिद्धांत दिया। कैसे दिया और उसकी जड़ें हिटलर में कैसे हैं, उस पर बात करना चाह रहे हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं एडोल्फ हिटलर तानाशाह के रूप में दुनिया भर में जाना गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का बहुत बड़ा कारण एडोल्फ हिटलर रहा, ये भी आप लोग शायद जानते होंगे। आप लोग शायद ये भी जानते होंगे कि जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वाइमर संविधान प्रचलन में था, जो कि 1919 से 1947 के लगभग तक वहां प्रचलन में रहा। और वाइमर जो संविधान है, उस वाइमर संविधान में ये प्रावधान था कि वहां की जो व्यवस्थापिका है, वहां की जो संसद है जर्मनी की, वो अपने 2/3 बहुमत से संशोधन कर सकती है, ऐसा वहां पर प्रावधान था। दोस्तों, मैं हिस्ट्री का जानकार नहीं हूं, लेकिन आपने अगर थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ा हो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से 5-7 वर्ष पहले एडोल्फ हिटलर जर्मनी में सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। 1933 में हिटलर जर्मनी का कर्ता धर्ता बन जाता है और इस वाइमर संविधान के तहत हिटलर वहां एक कानून बनाता है। प्रधानमंत्री बनने के 1 महीने के अंदर अंदर एक कानून बनवाता है व्यवस्थापिका के माध्यम से। उसका नाम है एनेबलिंग एक्ट। एनेबलिंग मतलब सक्षम करने वाला कानून। और इस एनेबलिंग एक्ट में क्या प्रावधान किया गया दोस्तों? इस एनेबलिंग एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि जर्मनी की सरकार यानी कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बिना भी कानून बना सकती है। दोस्तों, कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका का है, कानून बनाने का काम संसद का है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है। हिटलर ने 1933 में प्रधानमंत्री रहते हुए 1 महीने के अंदर अंदर वहां की व्यवस्थापिका के द्वारा एक कानून बनाया जिसका नाम है एनेबलिंग एक्ट, यानी सक्षम करने वाला कानून। किसको सक्षम करना? हिटलर को, कार्यपालिका को, वहां की सरकार को सक्षम करना। किस बात के लिए? कि व्यवस्थापिका के बिना भी वो कानून बना सकते हैं। इस प्रकार का उन्होंने एनेबलिंग एक्ट बनाकर सारी पावर कार्यपालिका के हाथ में ले ली और उन्होंने संविधान में, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए बिना पैरेलल एक और संविधान खड़ा कर दिया और उसके तहत सारे नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया, उनके कोर्ट में जाने के अधिकारों को सस्पेंड कर दिया। ये है हिटलर साहब। अब देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, जब हिटलर का पतन हो गया, इसके बाद में आप लोग जानते हैं कि जर्मनी में नया संविधान बनाया गया। जर्मनी का जो नया संविधान है, जो वर्तमान का संविधान है, उस संविधान के तहत जर्मनी में कुछ बातें की गई। जो नया संविधान है, इसको जर्मनी में बेसिक लॉ कहा जाता है, आधारभूत विधि कहा जाता है। जो जर्मनी का जो नया संविधान है, उसके आधारभूत संविधान कहा जाता है, बेसिक लॉ कहा जाता है। चूंकि जर्मनी के लोग हिटलर की तानाशाही से बहुत प्रताड़ित हो रखे थे, हिटलर ने जो कुछ किया उससे प्रताड़ित हो रखे थे, हिटलर ने जिस तरह से वहां संविधान को मजाक बनाया उससे प्रताड़ित हो रखे थे, इसलिए इस बार जर्मनी के नया संविधान में कुछ बातें ऐसी लिखी गई जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। यस, जर्मनी के संविधान में कुछ बातें ऐसी लिखी हुई है आज भी, नया संविधान के तहत जिसे बेसिक लॉ कहा जाता है, उसमें कुछ बातें ऐसी लिखी हुई है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और जिन बातों में परिवर्तन नहीं कर सकते, उन बातों को जर्मनी में इटर्निटी क्लॉज कहा जाता है। इटर्निटी क्लॉज का मतलब अनंत काल तक चलने वाले प्रावधान। अनंत काल तक चलने वाले प्रावधान का मतलब आप दोस्तों जानते हैं, जिसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। अनंत काल वाला जो प्रावधान जर्मनी के संविधान में है, आज भी है, उसका मतलब है कि जर्मनी के संविधान में कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। आप मुझसे पूछोगे ऐसी कौन सी बातें हैं? उन बातों में विधि का शासन है, उन बातों में लोकतंत्र है, उन बातों में संघवाद है,
ये सारी बातें जर्मनी के संविधान की वो बातें हैं जो इटर्निटी शब्द का मतलब है कि अनंत काल तक, अर्थात उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी के ये जो प्रोफेसर जिसका मैं नाम बता रहा हूं, कनराड डाइटरिच कर्नाड, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया और इस सिद्धांत को उन्होंने लिमिटेशन का सिद्धांत कहा। लिमिटेशन मतलब सीमा, और किस संदर्भ में सीमा? संविधान में संशोधन करने की सीमा। संविधान में किन किन बातों में संशोधन नहीं किया जा सकता, उन्होंने नया सिद्धांत दिया, एम्प्लाइड लिमिटेशन ऑफ द अमेंडिंग पावर। एम्प्लाइड लिमिटेशन ऑफ द अमेंडिंग पावर का मतलब है संशोधन की सीमाएं। संशोधन की सीमाएं, कहां तक आप संशोधन कर सकते हो। वे ही कनराड 1965 फरवरी 1965 में भारत आए थे। भारत में उनको भारत का टॉप का विश्वविद्यालय है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उनको लेक्चर देने के लिए बुलाया गया और यहां पर उन्होंने लेक्चर इसी विषय पर दिया कि किन किन बातों में संशोधन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, नानी पालकीवाला ने उनकी बातों को बहुत ढंग से देख लिया, उनका आर्टिकल पढ़ लिया, उनका सिद्धांत पढ़ लिया और नानी पालकीवाला ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में इस सिद्धांत को वहां रखा। उन्होंने कहा मुझे किसी जजमेंट का रेफरेंस नहीं देना है, पर हर संविधान में कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। नानी पालकीवाला इतने गजब के प्रतिभाशाली अधिवक्ता विधिवेता रहे हैं कि वो 13 में से 7 न्यायाधीशों को कन्विंस करने में सफल हो गए। 24 अप्रैल 1973 को 7-6 से निर्णय आया और नानी पालकीवाला का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हमारे न्यायाधीशों ने नाम दिया बेसिक स्ट्रक्चर। यानी संविधान की कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको जानकर बड़ा ताजुब होगा कि मैं बार बार नानी पालकीवाला का नाम ले रहा हूं, लेकिन नानी पालकीवाला ये केस हार गए थे। यस, नानी पालकीवाला ये केस हार गए थे, केशवानंद भारती ये केस हार गए थे, लेकिन संविधान जीत गया, न्यायपालिका जीत गई, संविधान निर्माता जीत गए, भारत के नागरिक जीत गए। अब आप मुझसे पूछोगे कि केशवानंद भारती हार के कैसे जीत गए? हार कर ऐसे जीते दोस्तों कि केशवानंद भारती अपना मठ की जमीन बचा तो नहीं पाए, लेकिन एक ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित करवा दिया उन्होंने, नानी पालकीवाला उनके वकील थे, जिससे कॉन्सेप्ट ये आया कि संविधान की कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें कभी भी संशोधन नहीं किया जा सकता। इसे ही कहते हैं आधारभूत संरचना का सिद्धांत। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का उल्लेख करता है, सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथवाद के निर्णय को पलटते हुए कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिसके बिना हम संविधान की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, जिनके ऊपर भारत का संविधान आधारित है, उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। एक तो कहानी ये है दोस्तों, लेकिन एक कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ विद्वान ऐसे भी हैं, कुछ स्कॉलर्स जो इस फील्ड में बहुत ढंग से काम करते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये कर्नाड नहीं है जिन्होंने ये सिद्धांत दिया, वो इसकी जड़ें पाकिस्तान में खोजते हैं। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान में भी कुछ खोजा जा सकता है क्या? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर एक मामले का चर्चा भी करना चाहूंगा। पूरा मामला है मेरे पास, और वो उन लोगों में कौन है जो आधारभूत संरचना का सिद्धांत जर्मनी में ना खोजकर पाकिस्तान में खोजते हैं। एक और बहुत बड़े विधिवेता है फली एस नरीमन। फली एस नरीमन दोस्तों आप लोग जानते हैं, उनके सुपुत्र F नरीमन साहब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जज भी है। फली एस नरीमन साहब का भी बहुत बड़ा नाम है। फली एस नरीमन साहब कहते हैं कि जी नहीं, ये जो थ्योरी है कि हमने ये सिद्धांत जर्मनी से निकाला, ये गलत है। इसकी जगह पर वो कहते हैं कि जस्टिस मुधोलकर हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हुए, उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग किया था सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान स्टेट। 1965 का मामला था, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान स्टेट। उसमें जस्टिस मुधोलकर ने बेसिक स्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग किया था, ऐसा फली एस नरीमन साहब कहते हैं। और मुधोलकर साहब ने यह कहा था सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में कि संविधान में कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। मुधोलकर साहब ने उस मामले में इसे बेसिक स्ट्रक्चर का। फली एस नरीमन साहब आगे कहते हैं कि जो मुधोलकर साहब ने ये जो सिद्धांत लिया, ये सिद्धांत उन्होंने पाकिस्तान से लिया, क्योंकि
सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 का ये जो मामला है, उसमें जस्टिस मधोलकर ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूं, ए आर कुए लुइस को कोर्ट भी किया उन्होंने उस वाद में। और सुप्रीम कोर्ट, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का, जिसने एक निर्णय दिया फजलुल कादर चौधरी वर्सेस मोहम्मद अब्दुल हक 1963 में। मधुलकर साहब ने कहा कि इस मामले में चीफ जस्टिस ने बेसिक स्ट्रक्चर का प्रयोग किया। मधुलकर साहब ने 1965 में इस शब्द का प्रयोग सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में किया। फलियास नरीमन साहब ऐसा कहते हैं। हालांकि गोलकनाथ वाले वाद में भी इस शब्द पर चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय न्यायाधीशों ने इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं किया। 1973 में इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया गया। एक तो कहानी ये है। अब दोस्तों, आप मुझसे कहेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने जर्मनी से लिया या पाकिस्तान से लिया, दोनों स्कूल चलती हैं। एक जने कह रहे हैं कि वो हमने जर्मनी से लिया, और फलियास नरीमन साहब जैसे व्यक्ति कह रहे हैं कि इसकी जड़ें बेसिकली पाकिस्तान में हो सकता है। खैर जो भी है, लेकिन अभी हाल ही में लगभग एक साल पहले 26 अप्रैल 2019 की बात है, केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कहा कि संविधान की कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, उन बातों को, उस सिद्धांत को जिसे हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी कहते हैं, इस सिद्धांत को युगांडा ने भी कोट किया है। हमारा सुप्रीम कोर्ट का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 1980, दोनों मामलों को युगांडा के कोर्ट ने लास्ट ईयर 26 अप्रैल 2019 को कोर्ट किया और कहा कि भारत में जैसा बेसिक स्ट्रक्चर है वैसा ही हमें भी अपनाना चाहिए। दोस्तों, हमारी न्यायपालिका ने केशवानंद भारती मामले में जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी दी, उससे हमारा संविधान बच गया। क्या दिया केशवानंद भारती वाले बाद में निर्णय? सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि साधारण विधि और संविधान संशोधन विधि में कोई अंतर नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि संविधान संशोधनों को भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। बहुत सारे मित्र मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं कि सर 24वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 13 में जब यह प्रावधान कर दिया गया कि संविधान संशोधनों को विधि शब्द की परिभाषा से बाहर कर दिया गया, इसका मतलब कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, तो फिर क्या केशवानंद भारती वाला निर्णय अब लागू है? ऑब्वियसली केशवानंद भारती वाले वाद में कहा गया कि 24वां संविधान संशोधन सही है, 25वां संविधान संशोधन सही है, 26वां संशोधन सही है, 29वां संशोधन सही है, लेकिन आप संविधान संशोधन करते हुए संविधान की आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकते। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ दोस्तों कि यदि आप संविधान में संशोधन करके संविधान की मूलभूत ढांचे को अगर समाप्त करते हैं तो उसे कोर्ट में न केवल चैलेंज किया जा सकता है, बल्कि कोर्ट उसे रद्द भी कर सकता है। और दोस्तों, मैं 3 मामले आपके सामने रखना चाह रहा हूं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जब अनुच्छेद 368 में ये संशोधन करके प्रावधान किया गया था कि संविधान संशोधनों को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, मिनर्वा मिल्स वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था आधारभूत ढांचे के आधार पर। दोस्तों, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जब दल बदल के संदर्भ में सारा पावर संबंधित सदन के अध्यक्ष को दिया गया और कहा गया कि संबंधित सदन के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया आधारभूत संरचना के आधार पर। और दोस्तों, याद होगा 99वां संविधान संशोधन हमारे मोदी जी की सरकार, वर्तमान सरकार जो है, पिछले 2015 में जब उन्होंने अमेंडमेंट किया, 99वां संविधान संशोधन भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर रद्द कर दिया। अब आपका प्रश्न है कि सर आधारभूत ढांचा होता क्या, इसमें कौन कौन सी बातें? देश में विधि का शासन है, अर्थात सब लोग बराबर है। देश में संघात्मक ढांचा है, देश में संसदीय शासन व्यवस्था है, देश में शक्तियों का पृथक्करण है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीनों अंग अलग अलग है। देश में सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंस रहना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता रहनी चाहिए, हमारा संविधान सर्वोच्च है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो संविधान की आधारभूत संरचना है। कोई भी सरकार हो, चाहे कितना भी बहुमत से वो सत्ता में आ जाए, लेकिन इन बातों में वो संशोधन नहीं कर सकती है। ये है हमारा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जिसने हमारे संविधान को बचा लिया। दोस्तों, ये जो
निर्णय आया, इसने एक लकीर खींच ली। जब भी भारत का न्यायिक इतिहास लिखा जाएगा, जब भी भारत का संवैधानिक इतिहास लिखा जाएगा, तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 से 24 अप्रैल 1973 और 24 अप्रैल 1973 से वर्तमान का भारत, इस प्रकार लिखा जाएगा। 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने जब 7-6 से निर्णय दिया, उसके बाद क्या हुआ? 7 जो न्यायाधीश थे, उनमें चीफ जस्टिस उस समय के एस एम सीकरी साहब इस संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे और 24 अप्रैल अपने अंतिम कार्य दिवस को उन्होंने ये निर्णय दिया चीफ जस्टिस के रूप में। इसके बाद में 25 अप्रैल को हमारे नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। और कौन नियुक्त हुए? अजीत नाथ रे। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, उनकी हायरार्की में उनका नंबर 4था था। 3 न्यायाधीशों को छोड़ा गया, जस्टिस सैलेट, जस्टिस ग्रोवर, जस्टिस हेगड़े। इन तीनों न्यायाधीशों को छोड़ा गया, सीनियरिटी का उल्लंघन किया गया और 4थे नंबर के न्यायाधीश अजीत नाथ रे को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। भारत के संवैधानिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन कर किसी और व्यक्ति को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इसका यह परिणाम निकला कि जो 3 न्यायाधीश जिनकी वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया, उन तीनों न्यायाधीशों ने इस्तीफा दे दिया। और यह भी पहली बार हुआ कि एक साथ सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने इस्तीफा दिया। दोस्तों, फिर जितना भी केशवानंद भारती वाले मामले में जो निर्णय आया, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को कई जगह कोट किया। इसके बाद में मिनर्वा मिल्स वाला जो मामला है, उन सब में बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को बार बार सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया गया। तो मेरे हिसाब से इस मामले से, ये इतना बड़ा मामला है, इससे आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब मैं आपसे अपेक्षा भी कर रहा हूं कि आपके जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी मैं जरूर देखूं। और प्रश्न मुझे दिखाई दे रहे हैं। अभी तो सीकरी साहब ने इतिहास रच दिया, ऐसा सुभाष मैया कह रहे हैं। और फिर गोगोई साहब आए। गोगोई साहब तो बहुत बाद में आए, सुभाष बाबू। सीकरी साहब तो हम लोग जब जिस वर्ष की बात कर रहे हैं, उनको 1973 की बात कर रहे हैं। आपके सारे प्रश्न मेरे हैं, दिखाई दे रहे हैं। डूंगर जी कह रहे हैं अलग अलग न्यायाधीशों ने मूलभूत ढांचे को अलग अलग बताया। बहुत बढ़िया बात कही डूंगर जी आपने, लेकिन नींव तो रहनी चाहिए, उसमें बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। यस, बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी बातें आती हैं, इसमें ये कोई फाइनल नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान कोई मृत दस्तावेज नहीं है, बहुत डायनेमिक है, गतिशील है। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय देते समय अलग अलग मामलों में ये बताता रहता है कि कौन कौन सी बातें संविधान के मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आती है। तो मैं सारे आपके प्रश्न देख रहा हूं, उन प्रश्नों के जवाब भी मैं दे रहा हूं। रमेश जी दानीचा कह रहा है कि मैं कच्छ गुजरात से हूं, थैंक यू वेरी मच। दीपेंद्र जी शर्मा कह रहे हैं इस टॉपिक पर पीडीएफ कर लेता हूं, 1950 से 73 और 1973 से आज तक। ऑब्वियसली कर सकते हैं आप। महेंद्र जी कड़ेला नमस्कार, कैसे हैं आप? देश के खिलाफ बोलने की आज़ादी ही नहीं है, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, राज्य के खिलाफ नहीं। जी एकदम सही है, देश के खिलाफ बोलने की कहाँ आवश्यकता पड़ेगी। रमेश जी कह रहे हैं कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट बेंच 5 न्यायाधीश। ऑब्वियसली जब भी बेंच बनती है तो 5 न्यायाधीशों की ही बनती है। बी आर जालब साहब कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आरक्षण को थोड़ा सा बताओ। आरक्षण के विषय पर जालब साहब हम कभी और विचार विमर्श करेंगे। 9वीं अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है जिसमें किसी कानून को डाल दिया जाए तो उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता है, ऐसा पहला दृष्टि में नजर आता है। लेकिन केशवानंद भारती बाद में दिए गए निर्णय के बाद कोई भी कानून, कोई भी संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो मंडलवाद, अभी उस विषय पर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपके बहुत सारे प्रश्न क्लियर हुए होंगे, ऐसा मैं मान रहा हूं। राजेंद्र जी कह रहे हैं कि शंकरी प्रसाद का मामला बहुत पुराना है। देश की आज़ादी के बाद संविधान जब लागू हुआ और पहला जब संविधान संशोधन किया गया, उसे शंकरी प्रसाद वाले मामले में कोर्ट में चैलेंज किया गया था और प्रथम संविधान संशोधन को एकदम सही ठहराया था उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने। 13 न्यायाधीश क्यों थे उस मामले? अरे भाई, गोलकनाथ वाले मामले में जब 11 न्यायाधीश थे, तो जब भी किसी मामले की रिव्यू किया जाता है तो या तो कम से कम उतने न्यायाधीश होने चाहिए या फिर उससे ज्यादा न्यायाधीश होने चाहिए। इस वजह से इसमें 13 न्यायाधीश थे। हरभजन सिंह जी सांचौर से क्या कह रहे हैं? केशवानंद भारती ज केस विच सेव्ड इंडिया डेमोक्रेसी। यस, ऑब्वियसली भारत के लोकतंत्र को बचा दिया, भारत के संविधान को बचा दिया, देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बचा दिया।
पोखरा जी 101वां संविधान संशोधन, पोखरा जी बात करेंगे, कभी कभी इस विषय पर भी बात करेंगे। जगदीश जी कह रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर से तो न्यायपालिका और मजबूत हुई। ऑब्वियसली बेसिक स्ट्रक्चर से न्यायपालिका मजबूत हुई, क्योंकि 9वीं अनुसूची जोड़कर न्यायपालिका के जो पर काटे गए, उस पर को वापस आप कह सकते हैं कि बरकरार रखा गया, तो न्यायपालिका मजबूत हुई है। रामदेव जी कैसे हैं आप? गोदारा साहब बहुत कोशिश कर आपने मैटर इकट्ठा किया है, आभार गुरुदेव। मैटर तो बार बार जब आप लोगों के जब प्रश्न आते हैं तो ऐसी स्थिति में आप ही लोग हैं, वो मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ। कोई मैं या कोई और कोई जो भी पढ़ाता है वो उसका कोई औकात नहीं है, सारी औकात आप बनाते हैं। आपका ये जो स्नेह है, आपका ये जो प्रेम है, आपका ये जो उत्साहवर्धन है, यही हमको मोटिवेट करता है। मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, आप लोगों के प्रश्न ही मोटिवेशन देते हैं। कोई व्यक्ति अगर इस गलत फहमी में है कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, मैं बहुत पढ़ने वाला हूँ, तो उसे मुझे लगता है कि अपनी गलत फहमी निकाल देनी चाहिए। ये अगर आप लोग नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में हमें कौन पूछेगा। दीपेंद्र जी कह रहे हैं कि रिव्यू में अधिक न्यायाधीश होने चाहिए। ऑब्वियसली जब भी रिव्यू हो तो कम से कम उतने न्यायाधीश तो होने चाहिए जिसने पहले निर्णय दिया। तो ये तो पूरे भारत के संविधान की समीक्षा करने वाला निर्णय था। टिकम जी चौधरी साहब कह रहे हैं बेंच का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है और इसका निर्धारण कौन करता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है टिकम जी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बेंच का गठन करते हैं। और अगर आपको आइडिया हो तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, जे चेलामेश्वर ने जब एक मामले में बेंच के गठन का जब निर्देश दिया, तब सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक जी मिश्रा ने निर्णय देते हुए कहा कि संविधान पीठ का गठन केवल और केवल चीफ जस्टिस ही करेगा। हैबियस कार्पस वाद कभी और चर्चा करेंगे, यहाँ आज ये चर्चा नहीं है। क्या भारतीय केस ने न्यायपालिका को सर्वोच्च कर दिया? अर्जुन कुमार जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं, न्यायपालिका को तो सर्वोच्च नहीं किया है, लेकिन हाँ संविधान की सर्वोच्चता को वापस स्थापित कर दिया। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जरूर हुआ है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता तो नहीं कहेंगे इसको। महेंद्र सिंह जी भाटी साहब कह रहे हैं नमस्कार, कैसे हो आप? हाँ प्रवीण जी, केशवानंद भारती वाद से संविधान की सुरक्षा मजबूत हुई, एकदम आप सही कह रहे हैं। सुरेंद्र जी कह रहे हैं आपका बहुत आभार। किशोर जी, आज केशवानंद भारती जी की को भी हिचकी आ रही होगी। ने केशवानंद भारती जी का बहुत बड़ा योगदान है, ये अभी भी केरल के मठाधीश है इडनीर के, और हिचकी आनी भी चाहिए। आज के दिन अगर उनको याद नहीं करेंगे तो कब करेंगे, क्योंकि उनकी वजह से ही ये संविधान बचा हुआ है। तो मैं सब अच्छा हूँ। सुरेंद्र सिंह जी क्या कह रहे हैं? आपका लाइव सुनकर बड़ा आनंद आ गया। तो सब मित्रों से मैं अब विदा लेना चाहूँगा और आप सब लोगों से मैं आग्रह करूँगा आप इसी तरह से, क्योंकि ये जो विषय है ये विषय मेरा द्वारा नहीं है, ये बहुत सारे मित्रों ने ही विषय सुझाया था। आप इसी तरह से विषय सुझाइए, जरूर आपके उन विषय पर चर्चा करेंगे। और ये किसी भी प्रकार का एहसान नहीं है। लॉकडाउन देश की एक बहुत बड़ी एक आवश्यकता बन गया है इस कोरोना जैसे संकट में। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जो आह्वान कर रहे हैं, उस आह्वान में हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर्स दे रहे हैं, टीचर्स दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन अपना योगदान दे रहा है। मुझे लगता है कि मैं अगर इस तरह से आपको थोड़ा बहुत भी अगर एंटरटेन कर पा रहा हूँ तो ये भी एक तरह से इस मामले में मदद ही है। तो आप लोग इस तरह से प्रश्न बताते रहिएगा। बहुत सारे विषय पर और भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।